नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 30 दिसंबर 2025 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों को। आपको विज्ञान के प्रश्नों के साथ-साथ उनके एनसीईआरटी फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ आपके एक प्रश्न नहीं बल्कि प्रश्न पे आधारित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में आपको कराया जाएगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं कि पहला प्रश्न, जब अंडा निषेचित नहीं होता तो गर्भाशय भित्तियों का टूटना किस प्रक्रिया में शामिल होता है? निषेचन, रजोधर्म, रजोनोवृत्ति या फिर ऊष्मायन? आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, रजोधर्म, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की भीतरी परत यानी एंडोमेट्रियम टूटकर रक्त और उत्तक के रूप में योनि के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। इसकी अवधि सामान्यतः 3 से 7 दिनों तक होती है। इस दौरान गर्भाशय की भीतरी परत एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर निकलती है और यदि अंडा निषेचित हो जाए तो गर्भाशय की परत टूटती नहीं है और जो है कि भ्रूण के विकास में सहायक होती है। अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बड़े हॉल की छत को वक्राकार बनाने का सही कारण है? विकल्प है छत के ऊपर अधिक भंडारण स्थान प्रदान करने के लिए, दूसरा विकल्प निर्माण लागत को कम करने के लिए, तीसरा विकल्प हॉल में ध्वनि को समान रूप से वितरित करने के लिए और चौथा विकल्प है हॉल की समग्र ऊंचाई कम करने के लिए। सही जवाब है विकल्प सी, हॉल को वक्राकार बनाने का कारण है हॉल में ध्वनि को समान रूप से वितरित करना। आइए समझते हैं। कुछ इस तरीके से जो है कि वक्राकार छत बनाई जाती है जिससे कि ध्वनि जो है यहाँ से कोई यदि बोल रहा है तो पूरे हॉल में वो समान रूप से वो ध्वनि वितरित हो सके। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में फैलती हैं और परावर्तन के बाद लौटती हैं। वक्राकार छत से ध्वनि तरंगे हॉल के हर भाग तक पहुंचती हैं। इससे श्रोताओं को ध्वनि स्पष्ट, समान और बिना बाधा के सुनाई देती है। अगला प्रश्न देखें। गेहूं और सरसों की कृषि एक ही स्थान पर एक साथ करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपका विकल्प है एक तत्व कृषि संवर्धन जिसे मोनोक्रॉपिंग कहते हैं, दूसरा है सस्यावर्तन जिसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं, तीसरा विकल्प है झूम कृषि जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं और चौथा है मिश्रित सस्यान जिसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिश्रित सस्यन में या फिर मिश्रित कृषि में एक ही भूमिखंड पर 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। इससे भूमि का अधिकतम उपयोग होता है और उत्पादकता बढ़ती है। गेहूं और सरसों को एक साथ उगाना मिश्रित कृषि का उत्तम उदाहरण है। इस विधि से कीट व रोगों के प्रभाव को कम करती है और जोखिम को घटाती है। अगला प्रश्न देखें। बेंजीन वलय में कितने कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं? ठीक है, प्रश्न क्या है? बेंजीन वलय में कितने कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं? 5, 8, 6 या 4? सही जवाब है आपका विकल्प सी, 6। बेंजीन क्या है? एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। इसका रसायन सूत्र होता है C6H6। बेंजीन वलय समतलीय और षटभुजाकार होता है। इसमें संयुग्मित पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्थिरता प्रदान करते हैं। तो आप सभी को याद रखना है बेंजीन वलय में कुल कितने परमाणु होते हैं? 6 कार्बन परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न देखें। यदि किसी पुष्प के पुंकेसर निष्क्रिय हो तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? फ्रूट रिपनिंग जिसे फल परिपक्वन कहते हैं, कविका संरक्षण या फिर बर्ड प्रोटेक्शन, अंडाशय विकास ओवरी डेवलपमेंट, पराग उत्पादन या पोलिन प्रोडक्शन? सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, पोलिन प्रोडक्शन यानी पराग का उत्पादन। यदि किसी पुष्प के पुंकेसर
निष्क्रिय हों तो उनमें परागकोश नहीं बनेंगे, अतः परागकण का उत्पादन नहीं होगा। पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है जो परागकण बनाता है। परागकण परागकोश में बनते हैं जो पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है। अंडाशय पुष्प का मादा जनन भाग है जहां फल में परिवर्तित होता है और निषेचन के न होने पर भी अंडाशय और कलिका कुछ समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता? विकल्प है पृथ्वी के परितः चंद्रमा की परिक्रमा, समुद्र में ज्वार भाटा, चुंबकों के बीच आकर्षण, वृक्ष से सेब का गिरना। सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, चुंबकों के बीच आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम केवल द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल पर आधारित होता है। चुंबकों के बीच आकर्षण चुंबकीय बल के कारण होता है, न कि गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो पृथ्वी के परितः चंद्रमा की परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है और चुंबकों के बीच आकर्षण चुंबकीय बल के कारण होता है, न कि गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आपने देखा वृक्ष से सेब का गिरना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अगला प्रश्न कि जब दो भिन्न प्रतिरोधक R1 और R2 एक परिपथ में एक दूसरे से समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है उनमें से प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर समान होता है। दूसरा कथन है दोनों में से प्रवाहित होने वाली धारा समान होगी। तीसरा कथन है इनका तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सत्य हैं। सही जवाब है आपका विकल्प ए, केवल एक। क्या है पहला कथन? तो आपका पहला कथन है कि उनमें से प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर समान होता है। आइए समझते हैं। समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर समान होता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। समांतर क्रम में धारा अलग अलग मार्ग से बहती है, इसलिए दोनों में प्रवाहित धारा समान नहीं होती, यह गलत हो जाएगा। और तीसरा विकल्प था कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 के बराबर नहीं होता, बल्कि होता क्या है 1/R इक्वल क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो दो प्रतिरोधक R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध जो होता है ये होता है और यहाँ पर क्या दिया था? इसके बराबर। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। एक आयताकार कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण कैसी होती है? अभिलंब से दूर मुड़ी हुई, आपतित किरण के लंबवत, अभिलंब की ओर मुड़ी हुई, आपतित किरण के समांतर। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी, आपतित किरण के समांतर। कांच का स्लैब समानांतर सतहों वाला पारदर्शी माध्यम होता है। प्रकाश जब हवा से कांच में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। स्लैब से बाहर निकलते समय वह फिर से अभिलंब से दूर मुड़ता है और दोनों सतहों के समांतर होने के कारण निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। तो आपने देखा आपका विकल्प डी जो है बिल्कुल सही है, आपतित किरण के समांतर। अगला प्रश्न, जुताई, सिंचाई और गाड़ी से ढोने के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं को क्या कहा जाता है? मांसाहारी पशु, जंगली पशु, भारवाहक पशु या दुधारू पशु। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका विकल्प सी, भारवाहक पशु, जिसे ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे बैल, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, याक। ये पशु मानव के कार्य को सरल बनाते हैं और परिवहन, कृषि तथा सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न देखें। यदि किसी वस्तु का वेग एक निश्चित समय अवधि में समान रूप से बदलता है तो उस समय अवधि के दौरान औसत वेग की गणना कैसे की जा सकती है? पहला विकल्प है प्रारंभिक और अंतिम वेग का समांतर माध्य लेकर। दूसरा है अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग से विभाजित करके। तीसरा विकल्प है प्रारंभिक वेग को अंतिम वेग के 2 गुने में जोड़कर।
और चौथा विकल्प है प्रारंभिक वेग को अंतिम वेग से घटाकर। सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, प्रारंभिक और अंतिम वेगों का समांतर माध्य लेकर। जब वेग समान रूप से बदलता है तो त्वरण स्थिर होता है। ऐसी स्थिति में औसत वेग क्या होता है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। यह सूत्र केवल समान त्वरण की स्थिति में मान्य होता है और यदि त्वरण असमान हो तो औसत वेग की गणना अलग अलग करनी पड़ती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी वाली धातुओं को निष्कर्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? कार्बन के साथ गर्म करना, इलेक्ट्रोलिटिक अपचयन, भर्जन, निस्तापन। सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, इलेक्ट्रोलिटिक अपचयन या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जिसको कहते हैं। जब उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी वाली धातुओं को उनके ऑक्साइड या क्लोराइड के पिघले हुए विलयन के इलेक्ट्रोलिटिक अपचयन द्वारा उसे निष्कर्षित किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलती। ये धातुएं ऑक्साइड या क्लोराइड के रूप में पाई जाती हैं। ऐसी धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करने पर अपचयित नहीं किया जा सकता और इनके निष्कर्षण के लिए इलेक्ट्रोलिटिक अपचयन विधि का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सोडियम का, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। दूरी समय ग्राफ का ढलान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? वस्तु की चाल, वस्तु का त्वरण, तय की गई दूरी या वस्तु पर बल। सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए, वस्तु की चाल। दूरी समय ग्राफ में ग्राफ का ढलान वस्तु की चाल को दर्शाता है। चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया समय। यदि ग्राफ सीधी रेखा है तो वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ग्राफ जितना अधिक खड़ा होगा वस्तु की चाल उतनी ही अधिक होगी और यदि ग्राफ क्षैतिज रेखा हो तो वस्तु क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, यानी कि चाल उसका शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। आपका एक प्रश्न है, एक 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा है। बल्ब से होकर प्रवाहित धारा लगभग कितनी है? आपको धारा बताना है, तो क्या हो जाएगा इसमें से आपका आंसर? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी, 0.45 एम्पियर लगभग। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्रश्न को जरा ध्यान से देखें। ठीक है, आपसे क्या निकालने के लिए कहा गया है? धारा। तो धारा का यानी कि P इक्वल टू क्या होता है? V अपन I। तो धारा का सूत्र क्या हो जाएगा? P अपन V। तो 100 बटा 220 निकल के आएगा क्या? 0.45 एम्पियर लगभग। अगला प्रश्न देखें। मैग्नीशियम का परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है? 6, 24, 14 या 1? सही जवाब हो जाएगा 24। परमाणविक द्रव्यमान किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के सापेक्ष प्रचुरता के भारित औसत पर आधारित होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, इसका प्रतीक Mg होता है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी में स्थित एक क्षारीय मृदा धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और परमाणविक द्रव्यमान लगभग 24 होता है। यह प्राकृतिक रूप से हल्की एवं मजबूत धातु है। इसका उपयोग मिश्र धातु, आतिशबाजी, फ्लेयर्स तथा एयरोस्पेस उद्योग में होता है। अगला प्रश्न देखें। नाभिक के निकट सघन अभिरंजित जालीदार संरचनाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था, जिन्हें अब गोल्जिकाय के रूप में जाना जाता है? विकल्प है रॉबर्ट हुक, मैथियास लाइडेन, एंटोनी वॉन ल्यूहेनहॉक या फिर कैमिलो गोल्गी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी, कैमिलो गोल्जी। नाभिक के निकट स्थित सघन अभिरंजित जालीदार संरचनाओं को सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने देखा था। इन संरचनाओं को गोल्जिकाय कहा जाता है। गोल्जिकाय कोशिका में प्रोटीन और लिपिड के संशोधन, पैकेजिंग तथा परिवहन में सहायक होते हैं। यह संरचना 1898 में इतालवी वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित की गई थी। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित सिंथेटिक संकेतकों और रंग परिवर्तन का मिलान करें।
यहाँ पे स्तंभ 1 में दिया गया है लाल लिटमस, नीला लिटमस, फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज। और दूसरे स्तंभ में दिया गया है क्षार में नीला, अम्ल में लाल, अम्ल में रंगहीन, क्षार में गुलाबी, अम्ल में लाल, क्षार में पीला। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। आपका सही विकल्प है ए। ठीक है, यानी कि पहला विकल्प आपका सही है। लाल लिटमस जो है वो क्षार में नीला हो जाता है, नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है, फिनोल्फ्थेलिन जो है अम्ल में रंगहीन और क्षार में गुलाबी हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल तथा क्षार में पीला हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, ऊर्जा के कौन से दो रूपों को सामूहिक रूप से यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। विकल्प है ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक और नाभिकीय ऊर्जा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। सही जवाब विकल्प डी, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होती है, और स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु की स्थिति या स्थान के कारण होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यदि किसी वस्तु की गति बदलती है या फिर उसकी स्थिति बदलती है तो उसके यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखें, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण के सही युग्म का चयन करें। चीनी और नेप्थलीन, शुष्क बर्फ और नमक, नमक और कपूर, कपूर और नेप्थलीन। सही जवाब हो जाएगा कपूर और नेप्थलीन, विकल्प डी। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना पिघले सीधे वाष्प में बदल जाता है, जैसे कि कपूर। कपूर आप जलाते हैं तो वो ऊर्ध्वपातन होकर सीधे वाष्प में बदल जाता है। नेप्थलीन की जो गोली है वो भी धीरे धीरे क्या होती है, वो वाष्प बन के उड़ जाती है। तो ऊर्ध्वपातन कैसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस अवस्था का कोई पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके उदाहरण आपने देखे कपूर और नेप्थलीन। अगला प्रश्न, जैसे जैसे वक्षगुहा बड़ी होती जाती है हवा फेफड़ों में खींची जाती है और विस्तारित कूपिका को भरती है। विकल्प सी। व्याख्या देखते हैं कि जैसे जैसे वक्षगुहा बड़ी हो जाती है हवा फेफड़ों में खींची जाती है और विस्तारित कूपिका को भरती है। श्वसन की प्रक्रिया में वक्षगुहा के विस्तार से वायु फेफड़ों में खींची जाती है, फेफड़ों में वायु विस्तारित कूपिकाओं को भरती है। वक्षगुहा का आकार बढ़ने पर आंतरिक दाब कम हो जाता है। तो ये आपने इसके फैक्ट्स में इसको जाना। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि कौन सा अम्ल अपनी ऑक्सीकारक प्रकृति के कारण धातु के साथ उपचारित किए जाने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता। एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही जवाब है विकल्प बी, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है। यह धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है परंतु हाइड्रोजन गैस नहीं देता। नाइट्रिक अम्ल धातु को ऑक्सीकृत करता है और स्वयं अपचयित होकर NO गैस बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित शरीर के अंगों को उनमें पाए जाने वाले उपकला उत्तक के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए। सही जवाब बताते हैं आपको, विकल्प सी, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। वृक्कीय नलिकाएं शरीर के अंग हैं और यह क्या है, इसका उपकला उत्तक क्या है, घनाकार एपिथीलियम। त्वचा की सतह स्तरित सल्की एपिथीलियम, फेफड़ों की कूपिका सरल सल्की एपिथीलियम और श्वसन पथ स्तर पक्षमाभि स्तंभाकार एपिथीलियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। पहला अभिक्रिया है Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu। दूसरा है CaCO3 अभिक्रिया करके CaO प्लस CO2। तीसरा अभिक्रिया है AgNO3 प्लस NaCl अभिक्रिया करके AgCl प्लस NaNO3।
और चौथा है NaOH प्लस HCl अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O। आपको बताना है इसमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। सही जवाब है विकल्प ए। Zn यानी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करती है। जिंक तांबे से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट से तांबे को विस्थापित कर देता है। अगला प्रश्न देखें। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर, मुख्य फोकस पर, ध्रुव पर या दर्पण के पीछे? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, मुख्य फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखने पर मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब मिलता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखने पर समानांतर प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ती हैं। समानांतर किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस पर मिलती हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और अत्यंत लघु बनता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के सामने स्थित मूल बिंदु है जहां समानांतर किरणें मिलती हैं। अगला प्रश्न देखें। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले पादपों में निषेचन से पूर्व कौन सी प्रक्रिया होती है? फल निर्माण, परागण, भ्रूण निर्माण, बीज विकास? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी, परागण। परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण पुंकेसर से चलकर वर्तिका के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं। पराग नलिका अंडाशय तक पहुंचती है जहां निषेचन होता है और इसके निषेचन के बाद अंडाशय फल बनता है और बीजांड बीज में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो आप सभी के प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।